हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मुगल वंश, जिसमें हम लोग सबसे पहले बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। याद रखिएगा, तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्प आयु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। शैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सर एपुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की और 1506 या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए जो यह अवसर था एक स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा संगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर अब आ गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा कब हुआ था और किन के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप क्या हुआ, दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने, याद रखिएगा, बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर की सफलता का जो सबसे मुख्य कारण था उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब काफिरों को मारने वाला। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया और युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध जो है, याद रखिएगा, घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदखशा का शासन हुमायूं, मीर फख्र अली, हिंदाल और मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कमरान को काबुल, कंधार और मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद और हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा
बयाना, चंदेरी और ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था क्रियान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदखसा से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। याद रखिएगा, जो आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र है उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, और यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन के अंतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। याद रखिएगा, खुद इसने ही लिखा था, और इसका जो ग्रंथ है क्या है? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। ठीक है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में जो है रूपांतरण करवाया, और इसके अतिरिक्त बाबर के द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो कि तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। ठीक है। पद में उसने एक नवीन शैली में मुबैयान, याद रखिए क्या, मुबैयान लिखा। पद में उसने एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाल ए उस्सज यानी खत ए बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर था, इसका सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है। और इस पर आधारित पहला प्रश्न जो पूछा गया है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, बताइए। आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पे उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा संगा का भी निमंत्रण जो है प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का जो अवसर है आ गया है। प्रश्न संख्या सेकंड है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। याद रखिएगा, सी ऑप्शन। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे, और इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। प्रश्न संख्या थर्ड है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? सही जवाब है शैबानी खां, यानी बी ऑप्शन। देखिए, शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति है, इसका प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। प्रश्न संख्या 4 है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? इसका सही जवाब होगा बाबर। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। प्रश्न संख्या 5 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? बताइए, कब हुआ था? इसको कमेंट में आपको बताना है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किस दिन और किस साल में हुआ था, ये दोनों जो मतलब दोनों को कमेंट में आपको बताना है।
तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशेष सुविधाएं थी, उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप क्या हुआ? दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। प्रश्न संख्या 6, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो आपको मालूम है, उसकी सैन्य कुशलता थी। बी ऑप्शन। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को, और किनके बीच? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी के सेना से कम थी, यानी बाबर की जो सेना की संख्या थी वो लोदी सेना के कम थी। लोदी का सेना था उससे कम था, फिर भी उसकी कुशलता सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। यानी बाबर क्या लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का जो कारण था वो था कुशल सेनानायक। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण जो था कुशल सेनानायकत्व था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध में। दिए गए विकल्प के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बजनौर, जो कि पाकिस्तान है, बजनौर की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोपों और बंदूक दाखिल करने का जो श्रेय है आमतौर पर बाबर को दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा, क्या होगा? सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी आपको बताना है, तो याद रखिएगा 1526, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए, अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इसका सही जवाब वैसे होगा चंदेरी का युद्ध, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य ऑप्शन है, यानी जो सुमेलित नहीं है डी ऑप्शन में दिया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपको मालूम है? 1526 में, और किनके बीच? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, और किनके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। देखिए, ये जो युद्ध है इनके डेट और किन किन के बीच हुआ था, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसलिए आपका विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के
भारत में आने की जो फलस्वरूप है, पहला, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई और इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या चीजें हुई आपको बताना है। 3 इसमें बाबर से संबंधित कथन दिए गए हैं, जो सही है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका केवल बी ऑप्शन, यानी तीसरा कथन जो है सत्य है। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों के दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का जो श्रेय है बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से चंगेज खा यानी मंगोल वंश का मंगोल वंशज, और दूसरा जो है मतलब कि तैमूर का वंशज। बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ और तैमूर प्रभुसत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा, याद रखिएगा, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण शेर शाह के द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया। इसके निर्माण में लोदी शैली की जमाली मस्जिद 1536 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित के भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी गई। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? निम्नलिखित 4 युद्ध दिए गए हैं और मतलब कि एक है डी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पानीपत का युद्ध या खानवा का युद्ध या चंदेरी का युद्ध, इन तीनों युद्ध में आपको बताना है कि किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। तो याद रखिएगा खानवा का युद्ध, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। प्रश्न संख्या 14 है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? सही जवाब है खानवा का युद्ध। याद रखिएगा, खानवा का युद्ध। प्रश्न संख्या 15 है, मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? याद रखिएगा राणा सांगा। सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। याद रखिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। ए ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्प आयु में
जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। प्रश्न संख्या 18 है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। सही जवाब होगा काबुल में, बी ऑप्शन। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीनों तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के समरकंद और फरगना का शासन जो है उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 ईस्वी में काबुल विजय की और काबुल में ही 1506 या 1507 ईस्वी में अपने अनुगामियों जो अनुगामी थे इनका मनोबल बढ़ाते हुए बाबर ने अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। तो याद रखिएगा। 19 नंबर है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, बताइए। तो देखिए, बाबर के साम्राज्य में काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो था सम्मिलित थे, यानी सी ऑप्शन। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन के अंतर्गत था। प्रश्न संख्या 20 है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता का शिक्षा मिलता है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 21, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो याद रखिएगा, सही जवाब होगा जो ऑप्शन में दिया गया है, मेवाड़। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा संगा यानी मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं राणा संगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। ठीक है, 22 नंबर है, नीचे दिए गए कथन जिसमें कथन ए और दूसरे कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहे कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। बताइए इन दोनों में कौन सत्य है? देखिए, इसमें जो पहला है बिल्कुल सत्य है, दूसरा गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। इसलिए ए सही है और कारण आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको मालूम है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो सही जवाब है तुर्की में। 24 नंबर है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब होगा मीर बाकी। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट सेशन में हुमायूं और शेर शाह के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का सभी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।